WPL के 2 सीजन के इतिहास में दोनों बार एक ही टीम फाइनल में पहुंची जिसको हार का सामना करना पड़ा, वो था दिल्ली कैपिटल्स। तो क्या इस बार दिल्ली का सपना पूरा हो सकता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकेट को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं WPL की हिस्ट्री के बारे में। यानी देखो, आपको पता होगा कि हमने पहला वीडियो RCB यानी डिफेंडिंग चैंपियन पर बना चुके हैं। दूसरा वीडियो आपको आज मिलने वाला है जो होगा दिल्ली कैपिटल्स के बारे में। देखो, आपको पता है कि 2023 और 2024 यानी दोनों सीजनों में दो आपको विनर अलग अलग जरूर मिले, लेकिन उन दोनों में एक कॉमन चीज थी कि उनका अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स था। तो दोनों फाइनल हारी है दिल्ली। तो क्या इस सीजन यानी 2025 के WPL में क्या उनकी किस्मत उनका साथ देगी और वो एक बार चैंपियन बन सकते हैं? तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले, देखिए 4 पॉइंट या मैं बोलूं 3 पॉइंट पर मैं मेजर डिस्कस करने वाला हूं। पहली बात, स्क्वाड एनालिसिस करेंगे। दूसरी बात, उनकी बेस्ट टीम 11 बनाएंगे, क्या हो सकती है 2025 में उनके लिए सबसे बेस्ट टीम। तीसरा डिस्कशन या तीसरा या चौथा दोनों कॉमन मान लो, जिसमें होगा आपको वीकनेस पे डिस्कस करना है। अगली बात है उनकी स्ट्रांगनेस क्या है या उनको क्या खास बनाती है। और सबसे लास्ट में हम लोग कमेंट सेक्शन का भी डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट द दिल्ली कैपिटल्स। देखो, आपको पता है कि ऑक्शन हुआ, ऑक्शन में 4 खिलाड़ी उन्होंने रिलीज किए, बाकी पूरा का पूरा कोर उन्होंने अपने पास रोक रखा। अब बढ़ते हैं कि हमने स्क्वाड में ऐसा क्या एनालिसिस कर लिया। देखो, आपको पता है कि कोर उनका वही है। बस एक सरप्राइजिंग नाम मुझे लगा कि उन्होंने एड ऑन किया है या मैं बोलूँ उनको उन्होंने रिलीज कर दिया। देखो, एड ऑन वाला नाम हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिलीज की बात कर लेते हैं। उन्होंने एक फॉरेन प्लेयर यानी लॉरा हैरिस को उन्होंने रिलीज कर दिया, जो उनके लिए मैं बोलूंगा प्लेइंग लेवल में मौका नहीं बनाती थी, जगह नहीं बना पाती थी, लेकिन बेंच पर उनको स्ट्रेंथ प्रदान करती थी कि ठीक है, सडनली अगर कोई बात हो गई तो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट के लिए वो बिल्कुल तैयार थी। एक नाम मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा, वो है पूनम यादव। आपको पता है कि यार इंडियन की तरफ खेलते हुए या मैं बोलूँ इंडियन टीम की तरफ से खेलते हुए मतलब उस पर्सन ने बहुत ज़्यादा विकेटें ली हैं और स्पिन में उनका जलवा मेंटेन रहता। वो एक टाइम मुझे बहुत अच्छे से याद है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ पर राधा यादव और पूनम यादव और इसके अलावा जो तीसरा नाम है वो थी दीप्ति शर्मा। तीनों की तीनों कंबाइन, यानी कहते नहीं वो पूरा का पूरा ट्रिपलिंग स्क्वाड बनता था और वहां पर बड़ी बड़ी टीमों को उन्होंने फंसा रखा है यार अपनी स्पिन की तिगड़ी में। अब फिलहाल पूनम यादव इस यानी WPL सीरीज में दिल्ली का पार्ट नहीं रहने वाली हैं, तो उनको रिलीज करना थोड़ा सा मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि यार इतनी अच्छी खिलाड़ी को आपने जाने क्यों दिया। वो अलग बात है कि 2024 में उन्होंने सिर्फ 3 मुकाबले खेले, विकेट्स आई फील नहीं लिए, लेकिन यार जिस कैलिबर का वो प्लेयर है वो अपने आप को मौका और देना चाहता है और आपको देना चाहिए था यार। बस मुझे इतना सा सिर्फ और सिर्फ फील था पूनम यादव के लिए कि नहीं, उनको रोका जा सकता था। बाकी किसी अदर खिलाड़ी को आप जो है रिलीज कर देते, वो अलग बात थी। अब बात कर लेंगे भैया बेस्ट प्लेइंग 11 की कि मैगलेनिन की कप्तानी में आखिर इनकी बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। पूरा का पूरा स्क्वाड आपको इस साइड मिल जाएगा कि आप पूरा स्क्वाड देख लो, लेकिन बेस्ट प्लेइंग आप इधर देख लीजिएगा। देखो, सबसे पहले जो स्टार्टिंग की बात आती है वहां पर आपको पता है कि मैगलेनिन जैसे कप्तान अगर आपके साथ ओपनर के साथ जुड़ जाए तो बहुत कहते नहीं कि इंपॉर्टेंट हो जाता है पूरी टीम के लिए कि टोन सेटअप करने में, कि किसी टारगेट को आप सेटअप कर रहे हो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पावर प्ले को आप अपने हिसाब से चला लो। दूसरे पास आप के पास एक तो लग्जरी है शेफाली वर्मा के रूप में कि आप शेफाली वर्मा जैसे प्लेयर के साथ बहुत ताबड़तोड़ ओपनिंग कर सकते हैं। नंबर 3 पर मेरे हिसाब से मैं मान के चल रहा हूं जमीमा रॉड्रिक्स। नंबर 4 एलिस कैप्सी, ऑलराउंडर है और पिछले सीजन उन्होंने जो कमाल की पारियां खेली हैं वो यार मैं क्वाइट इंप्रेस था एकदम बहुत अच्छी तरीके से कि भाई साहब इस पोर्शन में इंटरनेशनल में मैंने देख लिया था, लेकिन यार यहां पर आने के बाद अगर इस कैलिबर की नॉक्स खेल सकती हैं तो वो बहुत ज़्यादा टीम को स्ट्रेंथ प्रदान करता है। उसके बाद नंबर 5 पर मेरे हिसाब से मारिजान काप, आप ऊपर नीचे कर लो, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात है। जब आपको जरूरत हो एलिस कैप्सी को ऊपर ले आओ, जब आपको जरूरत हो मारिजान काप को ऊपर ले आओ। और पिछले सीजन मैंने ये भी देखा है कि जमीमा रॉड्रिक्स को बहुत ज्यादा नीचे लाया जा रहा था। मेरे हिसाब से अगर वो आप उनके साथ नहीं करोगे तो बेहतर कंडीशन में अपने आप को महसूस करोगे, पा जाओगे, क्योंकि यार जमीमा के अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटी है और गेम अवेयरनेस बहुत अच्छी है। जब चाहोगे वो पावर हिटिंग करके दे देंगी, जब चाहोगे एंकरिंग रोल प्ले करके दे देंगी। तो ये क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों में नहीं नजर आ रही, लेकिन जमीमा के अंदर वो चीज़ है। तो आपको ये देखना होगा कि उनका यूटिलाइज आप कैसे करते हो। अगर नंबर 6 की बात की जाए तो वहाँ पर जे जॉनसन है, जो
आई फील बहुत अच्छी प्लेयर है और वो प्लेस उनके लिए बेस्ट है। इसके अलावा अगर नंबर 7 की बात की जाए तो वहां पर जो है तानिया भाटिया आपको कीपर के रूप में आपको मिल जाएंगे, और वो कीपर एज अ बैटर, या मैं बोलूं बैटर एज अ कीपर, जैसा भी आप चाहोगे वहां पर उनको खिला सकते हो। दूसरी बात, अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं, उनको और चाह रहे हो कि पीछे बहुत ज्यादा लोअर ऑर्डर में कर दो, तो वहां पर भी वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे देंगी। इसके अलावा अगली प्लेयर जो मेरी नजर में है वो राधा यादव, फिर शिखा पांडे, अरुंधति रेड्डी, और एक आपके पास ऑप्शन है तितास साधु के रूप में, एक बेहतर फास्ट बॉलर। तो देखो यार, टीम तो मेरे हिसाब से सॉलिड लग रही है। इसमें 2-3 खामियां मैं ढूंढ के नहीं बताने वाला, 2 चीजें मैं सिंपल सी बात बताऊंगा। देखो, आपको पता होगा कि आपके पास स्पिनर के रूप में एलिस कैप्सी बहुत अच्छी स्पिनर है। इसके अलावा अगर आप देखोगे जे जॉनसन, वाह लाजवाब। राधा यादव बहुत तगड़ी स्पिनर के साथ साथ इतनी गन फील्डर हैं जो मुझे नहीं लगता कि WPL में या DC में कोई और पर्सन इतना ज़्यादा एफर्ट डाल सकता है। दूसरी बात, आपको पता होगा कि इसमें ऑलराउंडर्स बहुत ज़्यादा है। शिखा पांडे ऑलराउंडर्स, मार्जन काप ऑलराउंडर्स, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की मैं बात कर रहा हूं। अरुंधति रेड्डी को मैं बॉलर कंसीडर नहीं कर रहा हूं, मैं ऑलराउंडर की कैटेगरी में मान के चल रहा हूं। लेकिन हाँ, 4 ओवर का पावर बैंक वो हैं, और आपको पता है कि जब भी ब्रेक थ्रू की जरूरत होती है आपको अरुंधति रेड्डी वो प्रोवाइड कर देंगी। लेकिन अगर गन फास्ट बॉलर की जरूरत होगी, वहां पर आपके पास सिंगल एक पर्सन है तितास साधु, लेकिन शायद ये कमी खलने वाली नहीं है, क्योंकि आपके पास जितनी दूसरी ऑलराउंडर हैं, पेस बॉलिंग ऑलराउंडर, वो इनकी कमियां फुलफिल कर देंगी। या एक एंड से अगर तितास साधु होंगी, कि दूसरे एंड पर अरुंधति रेड्डी, शिखा पांडे, मारजान काप, आपको वो अपना काम करके दे देंगे और स्पेस भी दे देंगी सामने वाले अपने पार्टनर को, कि ठीक है आप अपने अकॉर्डिंग सेट हो जाइए, उसमें हम आपके लिए साथ बटा रहे हैं। तो ये थी मेरे हिसाब से प्लेइंग 11। अब देखो यार, मैं वीकनेस की बात कर लेता हूं। अगला, जैसा मैंने पॉइंट बोला था कि वीकनेस के बारे में डिस्कस कर लेंगे। मेरे हिसाब से तानिया भाटिया एज अ विकेट कीपर बैटर बेस्ट नहीं है। देखो, बहुत सारे लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे और बहुत सारे लोग मेरी इस बात से एग्री नहीं करेंगे। उसका मैं रीजन आपको दूंगा, हो सकता है आप समझ जाएं, हो सकता है आप नहीं समझ जाएंगे, जैसा भी होगा कमेंट में बता दीजिएगा। देखो, सिंपल सी बात है, आपको पता होगा कि पिछले सीजन का अगर आप फाइनल उठा के देखोगे ना, तो तानिया भाटिया बहुत ज़्यादा नीचे आई थी। ठीक है, उनको कुछ कंसर्न था, शायद इंजरी कंसर्न था या कुछ था, लेकिन तानिया भाटिया को मैंने अकेले सिंगल हैंडेड मैच निकालते नहीं देखा है। जैसे आपको पता होगा, RCB की अगर बात कर लें, वहां पर ऋचा घोष जैसी प्लेयर है जो किसी भी टाइम सिचुएशन से वो मैच को निकाल कर ले जा सकती हैं। तानिया भाटिया के अंदर वो क्वालिटी अभी तक हमने नहीं देखी। हाँ, अगर उन्होंने सपोर्ट कर दिया, एंकरिंग रोल प्ले कर दिया, लेकिन कोई ऐसा मैच नहीं होगा जो सिंगल हैंडेड वो अपने दम पर निकाल कर ले जाएं। तो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे एक यहां पर नजर आ रही है। दूसरी बात यह है कि आपके पास पर्याप्त हर खिलाड़ी का बैकअप नहीं है। आपको पता है कि अगर आप मारजान काप या फिर एलिस कैप्सी का ढूंढोगे, तो ए सदरलैंड आपके पास बैठी हुई है, वो आपको लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट दे देंगी। लेकिन उसके अलावा कौन? फास्ट बॉलिंग में सपोज दैट तितास साधु इंजर्ड हो गई, उनको कौन रिप्लेस करेगा? नहीं, आपने एड ऑन जरूर किए हैं कुछ खिलाड़ियों को। नंदिनी कश्यप एक है, वो विकेट कीपर है भाई। डोमेस्टिक में मैंने उतना ज़्यादा उनको नोटिस नहीं किया, और मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा नोटिसेबल उनका परफॉर्मेंस भी था या रहा होगा जो हम लोगों को अवेयर करे कि भैया उनको देखो। आपको याद होगा, एक लड़की थी RCB की तरफ में आई हुई कैंप में, प्रेमा रावत। आपको पता है कि उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से सबको नोटिस करने पर मजबूर किया ना। वो चीज़ नंदिनी कश्यप में अभी तक हमने नहीं देखी है। इसके अलावा 1 से 2 और खिलाड़ी हैं जो मुझे लगता है कि एक बैकअप के रूप में बहुत अच्छी फॉरेनर इनके पास होनी चाहिए थी। दूसरी, एक पेस बॉलर, बहुत अच्छी पेस बॉलर, इनको बैकअप के रूप में रखना चाहिए था। जो तितास साधु की फॉर्म अगर ऊपर नीचे हुई या इंजरी का कोई कंडीशन हुआ, तो वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट किया जा सकता था। अब बात कर लेते हैं इनकी ताकत का, कि देखो वीकनेस आपको पता बहुत ज़्यादा है नहीं, एक आध वीकनेस है वो हमने डिस्कस कर लिया। ताकत क्या बनने वाली है? आपको पता है कि टॉप ऑर्डर बैटर इनकी बहुत ज़्यादा ताकत बनने वाले हैं, खासकर मैगलेन, सुपर कैप्टन, प्लस जिस हिसाब की वो पारियां खेलती हैं वो बहुत ज़्यादा टीम को मोटिवेट करता है, प्लस मतलब विनिंग सिचुएशन में लेके आता है। दूसरी बात, शेफाली वर्मा जिस हिसाब से पावर प्ले में अटैकिंग माइंड के साथ जाती हैं, बहुत सारी टीमें तो यार पावर प्ले में गेम हारने की क्षमता रखती हैं कि नहीं ठीक है, उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया तो वो वहीं हार मान लेती हैं। ये चीज़ क्वालिटी है शेफाली वर्मा के अंदर। जमीमा के बारे में मैं बात करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि उनके बारे में जितनी बातें की जाए उतनी कम है। एक और ताकत मेरी नज़र में है, वो है इनकी ऑलराउंड एबिलिटी। एलिस कैप्सी ऑलराउंडर हैं, मारजान काप ऑलराउंडर हैं, जे जॉनसन ऑलराउंडर हैं, शिखा पांडे ऑलराउंडर हैं, अरुंधति रेड्डी ऑलराउंडर हैं, राधा यादव मैं स्पिनर के तौर पर ऑलराउंडर मान के चल रहा हूं। तो इनके पास ऑलराउंडर्स की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर हैं, जिसकी वजह से इनकी टीम का बैलेंस बहुत अच्छा रहता है। तो ये 2 से 3 क्वालिटी इनके अंदर है। दूसरी बात, यूनिटी बहुत अच्छी है।
पूरी टीम में जान हमेशा रहती है। और जब से मैंने देखा ना, मैकलेनिन मतलब फाइट करने की कोशिश करवाती कि ठीक है अगर आप पीछे भी लगे हुए चलो ठीक है, 1 विकेट 2 विकेट आओ तो यार आप गेम में। तो वो क्वालिटी इनके अंदर नजर आई है पिछले दोनों सीजनों में। तो मेरे हिसाब से ये थी उनकी वीकनेस एंड स्ट्रांगनेस। प्लेइंग 11 हो गई और स्क्वाड एनालिसिस भी हो गया। अब भैया हमने इस टीम को कितना रेट किया है। मैंने डीसी को 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। भले मुंबई पहली बार चैंपियन थी, आरसीबी सेकेंड टाइम चैंपियन थी, लेकिन दोनों बार फाइनल खेलने वाली वो थी डीसी। इसी वजह से मुझे लगता है कि ये बेस्ट टीम है। और मेरी नज़र में अगर 2024 की कोई बेस्ट टीम हो सकती थी तो वो भी डीसी थी। तो अब आपको क्या करना है कि आपकी नज़र में ये मैं जो रेटिंग दे रहा हूँ या मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ वो आप इससे सेटिस्फाई नहीं सेटिस्फाई, सीधा जाओ आप कमेंट में हमें बता दो। अब देख लेते हैं आज के कुछ कमेंट्स। भैया हमारे एक यूज़र हैं इंग्लिश नॉलेज करके उनका यूज़र नेम है। उन्होंने बोला है भाई मेरी बात सुनो, जैसे आप लोग आईपीएल में मोस्ट रन मोस्ट विकेट एमर्जिंग प्लेयर करते हैं वैसा ही डब्ल्यूपीएल का कीजिए, क्योंकि आईपीएल में अभी 2 मंथ्स हैं, उसको हम बाद में कवर कर लेंगे। आप डब्ल्यूपीएल में मोस्ट रन मोस्ट विकेट स्ट्राइक रेट एवरेज प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, टॉप 3 टीम्स 2 फाइनलिस्ट टीम्स, प्लीज़ ये पहले बनाइए। आईपीएल में आपने 3-4 डाल दिए हैं, बाकी का फरवरी में देख लेंगे। ठीक है भैया, देखो हम पहले जो ये सीरीज स्टार्ट किए हैं खासकर एनालिसिस की, एक तो आरसीबी हो गया, दूसरा आपको आरडीसी मिल जाएगा, 3 वीडियो रह गए हैं वो आपको आगे मिल जाएंगे। उसके बाद हम जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है या रिक्वेस्ट है सेम हम उस पैटर्न पर काम करने वाले हैं। दूसरी बात लाइव में हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पर भी मतलब कहते नहीं फेस टू फेस वहाँ पर बहुत अच्छी डिस्कशन हो सकती है। तो आई होप आप हमारी बात को समझ गए होंगे। अगले यूजर की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने बोला है भाई माय नेक्स्ट वीडियो में टीम को कंपेयर करो और विनर टीम बताओ प्लीज़ एंड प्लीज़, वीडियो में पिन कर देना। और भाई लाइव कब आओगे? भाई बहुत जल्दी लाइव आने वाला हूँ मैं। अभी डेट और टाइम नहीं बताने वाला, लेकिन बहुत जल्दी, मतलब आप ये समझ लो कि इसी मंथ में अगर पॉसिबल हुआ तो इसी मंथ में स्टार्ट कर देंगे लाइव। रही बात आपके सवाल की कि नेक्स्ट वीडियो में टीम को कंपेयर करो, तो भाई आपकी टीम आरआर है, उससे मैं लाइव में ही कंपेयर कर दूंगा। जिस टीम से आप बोलोगे मैं 10 टीमों में आरआर को निकाल के 9 टीमों से बारी बारी उसको कंपेयर कर दूंगा और आपको बताऊंगा कि इससे वो बेहतर है या आरआर बेहतर है। आई होप आप समझ चुके होंगे। अगले यूजर की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने बोला आई थिंक ईशान किशन विल हैव अ फ्यूरियस कमबैक प्लेइंग विद एसआरएच, श्योरली ही विल बी बैक अगेन इन इंडियन टीम इफ ही इज प्ले विद फायर। तो यार उनके अंदर पोटेंशियल है, मैं ये नहीं बोलूंगा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गए, वो अलग बात है। अय्यर भी तो बाहर हुए थे, चैंपियंस ट्रॉफी में उनका सिलेक्शन हो गया। और ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने डोमेस्टिक में बहुत ज़्यादा कहर मचाया हुआ था। हाँ 2-3 पारियां बहुत अच्छी खेली थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो कुछ रीजंस होते हैं, हो गए बाहर तो हो गए, लेकिन जब आपको मौका मिलेगा, खासकर आप कीपर बैटर हो यार, टॉप ऑर्डर बैटर हो, मिडिल ऑर्डर में खिला लो। पिछली बार का वर्ल्ड कप मुझे याद आता है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जो पारी ईशान किशन ने खेली थी वो लाजवाब पारी थी, उसके दम पर तो यार हम मैच जीत पाए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मौका मिलेगा। और जिस दिन मौका मिला, मुझे पता है कि ईशान किशन भी भरे बैठे हैं कि यार मौका मिले और हम तबाही मचा दें और दुनिया को दिखा दें कि मेरे अंदर वो पोटेंशियल है जो मैं अपनी टीम को कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, खासकर विनिंग सिचुएशन में। तो बिल्कुल वो कमबैक करने वाले हैं। अगले यूजर की बात करते हैं। उन्होंने बोला था भाई तुम हर बार ऐसा काम करते हो जिससे दिमाग खराब हो जाता है, अब बताओ मिलर से अच्छा इस जनरेशन में कोई फिनिशर है तो बताओ। देखो भाई एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था। मेरी नज़र में आज भी मिलर बहुत अच्छे फिनिशर हैं और उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए जितनी अच्छी नॉक्स या जितनी अच्छी फिनिशिंग नॉक्स खेल रखी वो काबिले तारीफ हैं। अपनी फ्रेंचाइजी जीटी के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। लेकिन आपको पता होगा कि मिलर आईपीएल में या तो सुपर हिट है या तो सुपर फ्लॉप है। 2 चीज़ें उनकी 2 सिचुएशन आती है ना। पंजाब के मैचेस आप उठा के देख लो, मिलर ने बहुत अच्छा नहीं किया, एक आध मैचेस को छोड़ दिया जाए या एक आध सीजन को छोड़ दिया जाए। जीटी के लिए उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो ये ज़रूरी नहीं है यार कि मतलब एलएसजी में वो तबाही मचा देंगे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर रही बात बेस्ट फिनिशर की, तो मेरी नज़र में वो रिंकू सिंह है। और आई फील आप भी ये चीज़ जानते हो कि रिंकू सिंह ही हैं, लेकिन अब आपको लगता है कि आप एलएसजी के फैन हो तो मिलर को ऊपर रखना चाहिए, तो रख लो भाई, उसमें कोई किसी को क्या दिक्कत होने वाली है। अगले यूजर की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने बोला है कि आशुतोष शर्मा सबसे बेस्ट फिनिशर है, वो इस बार भी डीसी को चैंपियन बनाएगा। आई लव यू डीसी। भाई एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अभिषेक शर्मा का 2024 बहुत लाजवाब किया था। उन्होंने जिस कैलिबर की नॉक्स खेल रखी, जिस हिसाब की पारियां खेली हैं, खासकर फिनिशर के तौर पर, वो मैं बोलूँगा वो यार एक्सेप्शनल था। वो हो सकता है रिपीट करवाना बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन अगर उन्होंने सेम पारियां इस सीजन दोहरा दी
तब मैं मानूंगा कि वो बहुत अच्छे लेवल के प्लेयर हैं और वो बहुत बेस्ट फिनिशर हैं। अभी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि एक सीजन किसी का भी इमरजेंसी सीजन चला जा सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीजन जा सकता है, लेकिन अगर वो परफॉर्मेंस अगले सीजन कन्वर्ट कर दे, अगले सीजन ला के आपको दे दे, फिर आपको लगता है कि उस प्लेयर में पोटेंशियल है, उस प्लेयर में वो दमखम है जो हर सिचुएशन में मैच निकाल कर दे देगा आपको। जैसे रिंकू सिंह, बार बार मैं एग्जांपल देता हूं, बहुत टाइम से आईपीएल खेल रहा हूं और हर बार जब भी मौका मिला है, आपको पता है टीम इंडिया में देख लो, आईपीएल में देख लो, उनकी फ्रेंचाइजी के हिसाब से देख लो, जहां पर भी मौका मिला वो उन्होंने उस जॉब को बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया था। तो आज के थे ये कुछ कमेंट। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर प्रेस कर देनी है, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो सीधा कमेंट में जाइए, कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम उस कमेंट को पिक कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपके उस कमेंट को हम पिक करके आंसर कर देंगे। हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।